हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को हम तरंग प्रकाशिकी पढ़ा रहे हैं और तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करना बताया था और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा। अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को परावर्तन की व्याख्या करना आ गया होगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत द्वारा। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर सीखेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन के नियम की व्याख्या। तो अगर हमें अपवर्तन के नियम की व्याख्या करना है तो सबसे पहले हमें प्रकाश का अपवर्तन की जो घटना है वो पता होनी चाहिए। अपवर्तन संबंधी जो दो नियम हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं दोनों नियमों की व्युत्पत्ति हम यहाँ पर करेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत द्वारा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपवर्तन की घटना सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन से विरल में जब प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन संबंधी आपके दो नियम हैं, सभी को पता है। पहला क्या नियम है? पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है कि जो आपका आपतन कोण आई होता है उसकी जया को साइन से लिखते हैं। आपतन कोण जो आई होता है इसकी जया और अपवर्तन कोण जो आर होता है इसकी जया का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम n2/n1 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने अपवर्तनांक के पदों में लिखा है। इसी सूत्र को हम माध्यम की चालों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हो कि जो अपवर्तनांक होता है वो c/v के बराबर होता है, जहाँ n क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। c क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और v क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है। तो अगर यहाँ पर दो भिन्न भिन्न माध्यम हो, क्योंकि अपवर्तन की घटना दिखाने जा रहे हैं तो माध्यम क्या होंगे? दोनों अलग अलग होंगे। तो दोनों माध्यमों में जो माध्यम की चाल होगी, माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी वो अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, ठीक है, और दूसरे माध्यम का पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है? v1 है। इसी तरीके से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है तो सूत्र हो जाएगा c/v2, जहाँ v2 हो जाएगी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब n1 और n2 की वैल्यू जब इस सूत्र में हम रखेंगे तो ये सूत्र कुछ ऐसे बन के आएगा, sin i/sin r बराबर n2 के स्थान पर रख देंगे c/v2 और n1 के स्थान पर रख देंगे c/v1। c से c कैंसिल हो जाएगा और v1 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये सूत्र निकल के आ जाएगा sin i/sin r बराबर v1 ऊपर जाएगा और v2 आ जाएगा नीचे। ठीक है। तो यही स्नेल का नियम है। बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पर जो है अपवर्तनांकों के पदों में है और यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चालों के पदों में है। तो दोनों सूत्र एक ही है। तो जब हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे तो हम यही चीज़ सिद्ध करेंगे और यही अपवर्तन का द्वितीय नियम है या स्नेल का नियम है। ये कैसे आया ये आप तो समझ ही गए हैं। ठीक, ये आपने पढ़ा है, इसी से मैंने इसको जो है निकाला है। ठीक है। और ये एकदम सिंपल सी बात है, कक्षा 10 में पढ़े हो अपवर्तनांक बराबर c/v, इसी सूत्र का उपयोग किया है बस। ठीक है। तो चलिए भाई इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसी चीज़ को यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं? इसकी व्युत्पत्ति, इसी नियम की व्युत्पत्ति करने जा रहे हैं। तो चूंकि हमें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन के नियम की व्याख्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हम एक z अपवर्तक पृष्ठ की रचना करते हैं। माना हमारे पास एक अपवर्तक पृष्ठ है जिसका नाम कितना है भाई? z है। अपवर्तक पृष्ठ के किसी भी भाग पर पेंट की कलाई नहीं होती है, सभी विद्यार्थियों को पता है। हम क्या करते हैं? इस अपवर्तक पृष्ठ पर एक तिरछा समतल तरंगाग्र आपतित करते हैं। तिरछा समतल तरंगाग्र, समझ पा रहे हो? एक तिरछा समतल तरंगाग्र आपतित करते हैं। समतल तरंगाग्र क्या होता है? आपको बताया था कि जब किसी माध्यम में एक ही दिशा में तरंगे हमारी संचरित हो रही हों
और जब उस समान कला में हो तो उस दौरान जो हम काल्पनिक पृष्ठ की रचना करते हैं वह काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता है, समतल तरंगाग्र कहलाता है। और जो तरंगाग्र की दिशा होती है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। तो ये जैसे तरंग आपकी आ रही है, ठीक है, ये दोनों तरंगे आ रही हैं, तो जो तरंगाग्र की दिशा होगी वो कुछ ऐसे होगी। ये जो तरंगाग्र होगा वो इन तरंग संचरण, ये तरंग संचरण का मतलब तरंगे ऐसे आ रही हैं, संचरित हो रही हैं, तो इनकी दिशा के लंबवत होगा, मतलब इनके बीच जो एंगल बनेगा तरंगाग्र और तरंग संचरण की दिशा के बीच वो 90 डिग्री का होगा। क्योंकि आपको पता है तरंग संचरण की दिशा की जो होती है वो तरंगाग्र के लंबवत होती है, जो तरंगाग्र होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। मतलब यहाँ पर ये जो एंगल बनता है तरंग संचरण और तरंगाग्र के बीच वो 90 डिग्री का बनता है। ये बात आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरंगाग्र को हम नाम दे देते हैं ए बी। ए बी हमारा क्या है, समतल तरंगाग्र है जो कि इस अपवर्तक पृष्ठ पर तिरछा आपतित हो रहा है। अब कॉमन सेंस लगाइए कि जो ये आपके पास समतल तरंगाग्र है इसकी जो पहली आपकी तरंग है, ध्यान दीजिएगा, जो पहली तरंग है वो सबसे पहले आकर के इस अपवर्तक पृष्ठ पर क्या होगी भाई, स्पर्श करेगी। तो हाइगेंस ने ये बताया कि ये जब तरंगे जो हैं इस अपवर्तक पृष्ठ पर आती है तो यहाँ से द्वितीयक तरंगे निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि समतल तरंगाग्र की जो पहली तरंग है वो इस अपवर्तक पृष्ठ पर सबसे पहले आएगी। तो चूंकि अपवर्तक पृष्ठ है तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी, तो यहाँ पर हम एक अभिलंब पहले खींच लेते हैं। ये मैंने अभिलंब खींच लिया, तो प्रकाश किरण ऐसे आएगी। तो ये अगर अभिलंब, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण कितने डिग्री का कोण बनाती है, आप कहोगे आपतन कोण आई बनाती है। और जब ये मान लेते हो ऊपर वाला जो माध्यम है उसमें जो प्रकाश की चाल है वो आपकी V1 है, यहाँ पर जो तरंगे संचरित हो रही हैं, संचरण कर रही हैं, वो V1 चाल से संचरित कर रही हैं। अब ये जब दूसरे माध्यम में आएंगे तो इनकी चाल बदल जाएगी और इस माध्यम में V2 चाल से क्या करेंगी भाई, गमन करेंगी। ये हम मान के चलते हैं क्योंकि दोनों माध्यम अलग अलग है ना आपके। तो ऊपर वाला मान लेते हैं विरल माध्यम, नीचे वाला सघन माध्यम। तो प्रकाश किरण अगर विरल से सघन में आती है तो वह क्या होती है भाई, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है, सभी को पता है, ठीक है। थोड़ा सा हमने गलती से इसको मोड़ दिया, सही मोड़ देते हैं तो ये हल्का सा ऐसे मुड़ जाएगी, समझ पा रहे हो। तो ऐसे आई थी, अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई। आपने अपवर्तन की घटना में पढ़ा है, अपवर्तन की गणना में क्या पढ़ा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ये क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण आर कहलाता है। इसको आर से व्यक्त करते हैं। इतना तो समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हमारी पहली तरंग बिंदु ए पर होगी उतनी समय जो समतल तरंगाग्र की दूसरी तरंग होगी वो उस समय हमारी बिंदु बी पर होगी कि नहीं होगी। तो जब ये बी वाली हमारी बढ़ करके कहाँ पर आ जाएगी, इस अपवर्तक पृष्ठ पर आ जाएगी। ये ऐसे बढ़ते हुए ऐसे आ जाएगी और जैसे अपवर्तक पृष्ठ पर आ जाएगी उस दौरान जो है, जो पहली तरंग है वो अपवर्तित होकर के विचलित हो चुकी होगी, मतलब बाहर निकल चुकी होगी। अब कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, इसके लिए क्या करेंगे, हम बिंदु बी से यहाँ पर इस बिंदु को मान लेते हैं ए डैश। इस दूरी को प्रकार की चाप द्वारा हम क्या करते हैं, ऐसे इसको नाप लेते हैं और प्रकार की चाप द्वारा यहाँ पर ऐसे इसको चाप लगा देते हैं, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस चल के इतनी आएगी उतनी समय में जो पहली तरंग है वो इतनी डिस्टेंस आगे निकल जाएगी, समझ रहे हो ना। तो डिस्टेंस हम बराबर यहाँ पर रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक अभिलंब खींच देते हैं क्योंकि जब ये तरंग आएगी तो यहाँ पर भी अपवर्तन की घटना होगी, ठीक। तो जब प्रकाश किरण ऐसे आएगी अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ेगी तो ये भी अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, जो बिल्कुल झुक जाएगी क्योंकि विरल से आएगी सघन माध्यम में, झुक जाएगी। तो ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब, इसके बीच बना कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब इस लाइन को अगर हम इस बिंदु से मिला देंगे, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को इस बिंदु से मिला देंगे तो ये जो लाइन है वो इन दोनों तरंगों की संचरण की दिशा के लंबवत है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये जो आपका यहाँ पर देखिए, अगर इस बिंदु को हम बी डैश नाम दे दें और ये ए डैश है, ये बी है, तो जो ए डैश बी डैश है, ध्यान दीजिएगा, जो ये ए डैश बी डैश है ये हमारा अपवर्तित तरंगाग्र को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा, अपवर्तित तरंगाग्र को, क्योंकि ये हमारी तरंगें संचरित हो रही हैं और ये मैंने इनके बीच लंबवत क्या किया है, एक पृष्ठ की रचना की है जिसे हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र। तो यहाँ पर ये जो तरंगाग्र होगा वो अपवर्तित होगा क्योंकि इस स्थिति में जो तरंगे हैं वो अपवर्तित हो रही हैं, तब मैंने तरंगाग्र खींचा है। तो ये जो ए डैश बी डैश है ये अपवर्तित तरंगाग्र को व्यक्त करेगा। लैंग्वेज अभी हम बोल देंगे या स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको बता देंगे, आप परेशान न होइए, लैंग्वेज आप बहुत आसान शब्दों में लिखोगे,
ठीक है, बस आप मेरी बात को समझते रहिए। अब यहाँ पर क्या आपको समझना है, ये कोण आर होगा, यहाँ पर इस कोण को आर हमने बताया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हमें तो इस एंगल को चाहिए, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। आपने अभी बताया कि जो तरंगाग्र होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, मतलब ये वाला जो इतना एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री में अगर ये कोण आई है तो ये 100% कितना होगा, 90 माइनस आई होगा। आप कहोगे जी होगा। अब आपने ये अभिलंब खींचा है, इस अभिलंब जो होता है वो तल से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 डिग्री के कोण में आपका 90 माइनस आई एंगल कोण बन चुका है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, कोण आई होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल मिला के 90 ही तो होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा कोण 90 है। तो इसमें इतना कोण अब हमारा आ चुका है 90 माइनस है, तो ये 100% आई होगा। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना ये हमारा कोण जो होगा अपवर्तन कोण होगा। होगा कि नहीं होगा? अभी आपको बताया कि ये जो है तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र की दिशा है, और तरंगाग्र जो होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो तरंग संचरण की दिशा, ये वाला एंगल बनेगा, इस तरंग संचरण और तरंगाग्र के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब जो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो चूंकि ये तो अपवर्तन कोण है, तो जो बचा वाला कोण हो जाएगा वो 90 माइनस आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तभी दोनों का योग 90 होगा। ठीक, एक आर है तो दूसरा 90 माइनस आर होगा, तभी इन दोनों का योग 90 होगा। और आप तो जानते हो कि ये तरंगाग्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, तो लंबवत के मतलब 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगा, तो आधा कोण आपका आर है, तो 100% आधा कोण 90 माइनस आर होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको और हल्का सा दिमाग लगा के चलना है कि ये हमारा अभिलंब है जो कि तल से 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस स्थिति में ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, जबकि इस वाले एंगल में ये वाले एंगल का मान 90 माइनस आर आ चुका है। तो अब ये वाला आर बचेगा 100%। अगर 90 डिग्री कोई कोण अंतरित हो रहा है और उसमें दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक 90 माइनस आर, तो दूसरा आर होगा। अगर ये आर होता तो ये 90 माइनस आर होता। समझ पाए? तो ये कोण कैसे आर होगा, ये वाला एंगल आप जान गए होंगे, ये वाला कोण कैसे आर आया है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बस अब इतनी बात समझ गए हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज में लिखना क्या है, सबसे पहले लैंग्वेज तो आप ऐसे लिख डालोगे, फिगर को समझना है बस। लैंग्वेज में क्या लिखोगे, माना जेड डैश हमारे पास एक जो है अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, और इस अपवर्तक पृष्ठ पर एक तिरछा समतल तरंगाग्र AB जो है आपतित होता है आपतन कोण I के साथ। जो तिरछा समतल तरंगाग्र की पहली तरंग होती है वो हमारी अपवर्तक पृष्ठ पर पहले पहुंचती है, और जिस समय पहली तरंग हमारी अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु A को स्पर्श करती है, उस समय समतल तरंगाग्र की जो दूसरी तरंग है वह बिंदु A पर होती है। उतनी समय जब दूसरी तरंग बिंदु B से चलकर हमारी तरंगाग्र के बिंदु A डैश को स्पर्श करती है, तब तक बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल चुकी होती हैं और वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही हो, मतलब प्रवेश कर चुकी होती हैं। तो जितने समय में जो हमारी ये वाली दूसरी तरंग है वो V1 चाल से B से A डैश तक दूरी तय करती है, उतनी समय में जो पहली वाली तरंग है वो दूसरे माध्यम में V2 चाल से AB डैश दूरी तय कर चुकी होती है, क्योंकि दूसरे माध्यम में तरंग की चाल हमने V2 मानी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप इतना लिख डालोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, इतना लिखने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको मैं पेज दे दूंगा, अच्छी राइटिंग में आप लिख दे डालना। ठीक, अब आप करोगे क्या, अब इसमें आप लिखोगे कि माना, ठीक है, निकल होती है और इसको हम क्या नाप करके यहाँ पर चाप लगा देते हैं, उसके बाद इस लाइन को हम ड्रा कर देते हैं। तो जब हम बिंदु A डैश को B डैश से मिला देते हैं तो ये हमारा व्यक्त करता है पर अपवर्तित तरंगाग्र को। किसको भाई? अपवर्तित, क्योंकि ये लाइनें अपवर्तित हुई हैं। तो A डैश B डैश हमारा क्या करेगा, ये अपवर्तित तरंगाग्र को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, देखो हम लैंग्वेज आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आ रही है, आपको इतनी लैंग्वेज लिखना है, उसके बाद तो हम यहाँ पर आपको लिखा ही रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है कि यदि पहले माध्यम में, ध्यान दीजिएगा, पहले माध्यम में प्रकाश तरंगों की चाल कितनी आपने मानी भाई, V1 मानी, V1, तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश तरंगों की चाल V2 हो। क्या हो भाई? प्रकाश तरंगों की चाल V2 हो, तो
आप सभी लोग जानते हो भली भांति चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से जो हमारा दूरी डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय। ठीक, तो मैंने क्या कहा, ये जो हमारी बी ए डिस्टेंस है वो ए बी डिस्टेंस के बराबर है, लेकिन दोनों माध्यमों में चाल अलग अलग है। तो जब हम बी ए डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो बी ए डैश जब दूरी तय होती है तो तरंगे v1 चाल से गति कर रही होती हैं, v1, और समय कितना लगता है t। ठीक उतनी ही समय में जो हमारी पहली तरंग होती है वो हमारी कितनी दूरी तय कर होती है, वो आपकी ए बी डैश दूरी तय कर होती है। किस चाल से, v2 चाल से। समय आपका उतना ही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो ए बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v2 इंटू टी। अब आप क्या करोगे, आ जाओगे समकोण त्रिभुज, ये वाला लोगे, ये वाला ए बी ए डैश, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में आप समकोण त्रिभुज में जानते हो यहाँ एंगल बन रहा है आई, कोण के सामने भुजा सदैव लंब, और यहाँ पर ये देखिए तरंगाग्र है, तरंग संचार की दिशा के लंबवत, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने भुजा कड़ हमारी ए डैश हो जाएगी। तो साइन आई बराबर लंब, आई के सामने भुजा लंब हमारी कितनी है, बी ए डैश, और अगर कड़ की बात करें तो ए डैश है। बी ए डैश की वैल्यू कितनी आई, तो आपका होगी v1 टी आई है, और बटे में ए डैश, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार बिल्कुल हम इसी प्रकार क्या करेंगे, जब साइन आर का मान निकालेंगे, मतलब नीचे वाले त्रिभुज में आएंगे, तो आर कोण है, कोण के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, तो लंब हमारा हो जाएगा ए बी डैश। और कड़ की बात करें तो ये हमारे तरंगाग्र है, तरंगाग्र तरंग संचारण पर क्या होता है, संचारण की दिशा के लंबवत होता है, मतलब ये डिग्री 90 डिग्री का कोण होगा। इसके सामने भुजा जो कड़ हो जाएगी वो ए डैश हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तो ए बी डैश की वैल्यू कितनी आई है, v2 टी आई है, बटे में ए डैश, इसको हम मान लेंगे भाई समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर 1/2 से, समीकरण 1/2 करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा क्या भाई, समीकरण 1/2 करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में है भाई साइन आई और समीकरण 2 में है साइन आर, दोनों का मान रखेंगे। साइन आई का मान कितना है, तो आपका हो गया v1 टी और बटे में ए डैश, और बटे में आ जाएंगे। साइन आर की बात करें तो हमारा है v2 टी और बटे में ए डैश है। ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। साइन आई बटे में जो साइन आर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ऊपर v1 बचा और नीचे आपका v2 बचा। अभी मैंने बताया था कि यही अपवर्तन का क्या भाई दूसरा नियम, अभी मैंने बताया था कि चालों के पदों में v1 बटे v2 आएगा, तो लिखोगे यही अपवर्तन का दूसरा नियम है, यही अपवर्तन का द्वितीय नियम है। तो ये आपने किसके आधार पर निकाला, ये आपने हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत द्वारा निकाला, अपवर्तन का द्वितीय नियम है। ठीक, पहले नियम की बात करें तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में तो है ही है, और दूसरे की बात करें तो दूसरा नियम स्नेल का नियम होता है, जो कि आपने प्रूफ कर दिया है। ठीक है ना। बताइए किसी को इसमें, किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यूमेरिकल की क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।